तो भाई न्यायिक परिणाम भी थे, ज़मीन वगैरह छीन लेते थे, किसानों का दमन करते थे अंग्रेज, ठीक है। अब किसान आंदोलन भी होते रहते थे, आंदोलन छेड़ते थे किसान भाई, आवाज़ उठाने पर दबा देते थे। और स्थानीय स्तर पर कुछ संगठित विरोध भी हुए और आंदोलन भी हुए, ठीक है। 1819 से लेके 1826 की घटनाएं के बारे में जिक्र है, ठीक है। तो इनमें क्या हुआ भाई, बीच में जैसे एक 1822 की घटना का उल्लेख है, उसमें क्या हुआ कि कई सारी नीतियां बनाई इन्होंने, अंग्रेज़ों ने, ठीक है भाई, अपने फ़ायदे के लिए बनाई होगी, हमारे लिए तो बनाई नहीं होगी, ठीक है। तो उनके प्रभाव क्या क्या पड़े वो तुम्हें पढ़ लेना, ठीक है। प्रशासकीय व तकनीकी पहलों का भी उल्लेख है, ठीक है। इसमें नए नए प्रयत्न करें, ठीक है, अंग्रेज़ों ने। किसानों की परिस्थिति का भी वर्णन है कि उनकी क्या क्या परेशानी थी, ठीक है। कर्ज कैसे उनको घेर लेता था, इतना कर्ज चढ़ जाता था बेचारे सुसाइड कर लेते थे, ठीक है। और उत्पादकता के आंकड़े कि पहले कितना उत्पादन होता था, फिर कितना उत्पादन होता था अन्न की फसलों में। हाँ भाई, पैसे देते थे बस जिंदा रहने के लिए, ठीक है। अब वो डायरेक्ट शामिल नहीं होते थे, वो जमींदारों के माध्यम से वो करते थे, जो भी शोषण करते थे वो हमारे ही लोग करते थे, बस करवाते अंग्रेज़ थे, ठीक है, करवाते अंग्रेज़ थे, अधिकार वो कर रहे थे ना हमारे ऊपर। तो इसके बाद भाई गुणवत्ता में भी बहुत सारी गिरावट आई, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, ठीक है। और पैदावार में भी गिरावट आई, पैदावार भी घट गई, खेती है ना, खेती की गुणवत्ता और पैदावार पे भी असर पड़ा। और किसानों की शक्ति भी बहुत कमज़ोर होती गई, सामूहिक क्षमता व संसाधनों की भी हानि हुई, ठीक है। कृषि उपनिवेशीकरण, कृषि का उपनिवेशिक ढांचा बन गया, ठीक है, मतलब कृषि को भी उन्होंने एक तरीके से कॉलोनाइज़ कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। और नियंत्रित उगाई, कुछ फसलों की उगाई पर नियंत्रण का विवरण भी है, जैसे कुछ बोलते थे कि ये चीज़ तुम्हें कम उगानी है, ये चीज़ ज़्यादा उगानी है, ठीक है, जैसे नील है। खेती में तकनीकी बदलाव आया, मशीनरी और विधियों के आगमन का भी जिक्र है, ठीक है। नई नई मशीनरी आई, नई नई विधियाँ आई खेती करने के लिए, क्योंकि भाई उन्हें तो ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए था, तकनीक भी लेके आ रहे थे वो। व्यापारिक मध्यस्थों की भी भूमिका थी, एजेंट वगैरह होते थे, बिचौलिए जो होते थे वो भी इन पे दबाव बनाते थे, ठीक है, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए फ़ायदा। स्थानीय अर्थव्यवस्था का विलुप्त होने का भी जिक्र है। अब जो हमारे इलाके में भी जैसे अर्थव्यवस्था लोकल लेवल पे चल रही है, जैसे गांव भी होता है, गांव में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तुम्हें बाल कटवाना होगा, नाई होगा, एक दवाई की दुकान होगी, एक डॉक्टर होगा, एक टीचर होगा, है ना, सारे एक दूसरे पे निर्भर होंगे, है ना, पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है ना। वहीं क्या कहते हैं, कपड़े की भी दुकान होगी, वहीं सब कुछ होगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ एक दूसरे से लोग लेके पूरी कर लेंगे। तो भाई ये इस जो अंग्रेज आए इससे क्या हुआ भाई, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था थी वो विलुप्त होते गई, ठीक है, घटते गए इसके साधन। उद्योगों का स्थानांतरण भी हुआ, ठीक है, जो इन्होंने उद्योग बनाए थे, जो पारंपरिक उद्योग थे वो बंद हो गए, ठीक है। जहाँ पे हमारे हाथ से बनी हुई चीज़ें बनती थी, या तो वो बंद हो गई या तो वो कहीं और चले गए कि भाई हमारा यहाँ नहीं बिक रहा तो वहाँ बिके, ठीक है। तो भाई ऐसे भी हुआ। इसके बाद भाई भूमि का व्यवसायीकरण भी हुआ, ज़मीन का व्यापारिक महत्व भी बढ़ा। अब भाई ज़मीन का जब इतनी डिमांड है, खेत ज़मीन पे ही तो सब कुछ उग रहा है, तो भाई ज़मीन के भी दाम बढ़ेंगे, तो ज़मीन का भी व्यापारीकरण हो गया। पहले ज़मीन की कोई कीमत नहीं होती थी इतनी, ठीक है, नॉर्मल कीमत होती थी, लेकिन ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई, है ना, कि तुम्हें अगर ज़मीन लेनी है तो भाई इतना पैसा होना चाहिए। और जो कर नहीं देता था उस पर क्या कहते हैं, दंड लगाते थे वो, ठीक है, वसूली करने के लिए बहुत कठोर प्रक्रिया थी, ठीक है। स्थानीय प्रशासनिक संरचना, प्रशासनिक नियंत्रण के नए ढांचे, तालमेल की कमी, किसानों और बाज़ार के बीच तालमेल भी नहीं था, ठीक है, कुछ हमारी भी कमी थी भाई, हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करा, ठीक है, वो आके मुट्ठी भर किसान हम पे राज करके चले गए, ठीक है। किसान संबंधी नियमन, किसानों पर नियमों व निर्देश लागू करें, ठीक है, ये नियम होंगे, ये ऐसे ऐसे काम करना है तुम्हें।
उपनिवेशिक लक्ष्य भी, ठीक है। ब्रिटिश नीतियों का प्राथमिक लक्ष्य माल और लाभ था, और कुछ उनका मकसद नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और ज़्यादा से ज़्यादा माल, ठीक है। कर्मचारी व साहूकार का भी दबदबा रहता था, ठीक है, जिससे मध्यवर्गीय होते थे, ये बीच के बिचौलिए होते थे, ये अपना भी हित ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते थे, हमारा भी ज़्यादा से ज़्यादा हित हो, ठीक है। भोजन सुरक्षा का भी संकट, खाद्यान्न सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ठीक है। मतलब खाद्यान्न सुरक्षा से मतलब ये है कि भाई खाने पीने की उपलब्धता कितनी थी। अब खाने पीने के, भाई खाने पीने को इन्होंने क्या कहा कि कम से कम उगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ नकदी फसलें, ठीक है। जैसे भाई कपास हो गया, ठीक है, नील हो गया, कपास मतलब रुई, ठीक है, इन सब पे ज़्यादा जोर देते थे। अब भाई ये सब उगाएंगे तो इंसान तो खाने का संकट आ जाएगा ना, उनमें खाने वाली चीज़ उगाई नहीं, तो ये भी संकट आया। इसके बाद भाई दुर्लभ संसाधन प्रबंधन, पानी और भूमि के प्रबंधन में भी चुनौतियाँ आई, ठीक है। पानी की समस्या हुई और भूमि की, ठीक है। 1870 से लेके 1865 के बीच में भी जिक्र हुआ है, ठीक है। इसके बारे में तुम देख लेना। कृषि उत्पादकता व आय में गिरावट आई और असमानता का वर्णन। अब जो जमींदार थे, जो पहले लगभग किसानों के लेवल पे ही थे, वो जमींदार क्या हुए, पैसा ले लेके शोषण कर करके किसानों का, वो तो अमीर होते गए, ठीक है। थोड़ा बहुत वो अंग्रेज़ों को भी देते थे, जितना उन्होंने बांध रखा था कि इतना 20% देना है, 30% देना है, ठीक है। तो वो अमीर होते गए, किसान गरीब होते गए, अंग्रेज़ भी अमीर होते गए, ठीक है। तो असमानता बढ़ती गई। असमानता मतलब कोई ज़्यादा अमीर कोई ज़्यादा गरीब, तराजू में बराबर नहीं है, असमान है, ठीक है। स्थानीय रोजगार का संकट, काम के पारंपरिक स्रोत कम हो गए, ठीक है। शोषण के औजार क्या क्या थे, कर था, ठीक है, टैक्स और उधार देते थे बड़ी ऊंची कीमतों पे, और मध्यस्थता को शोषण उपकरण बताया गया है। ये जो मध्यस्थ होते थे ना, जमींदार बिचौलिए एजेंट, ये क्या कहते हैं, शोषण करते थे सबसे ज़्यादा। टैक्स करता था एक तो कर और कर्जा, ठीक है, और ये जो बिचौलिए होते थे वो, ठीक है, ये शोषण करते थे बहुत, इसलिए इसे शोषण के औजार बताया, ठीक है। कृषि निरीक्षण व रिपोर्टिंग, औपनिवेशिक निरीक्षण की पद्धतियाँ भी आई, ठीक है, कि कैसे कैसे सर्वे करना है, ज़मीन कितनी कहाँ पे है, जंगल कहाँ पे है ना, कहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, इसका सर्वे करते थे अंग्रेज़ लोग। तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक पता नहीं होगा धरती के बारे में, लोगों के बारे में, तब तक नीतियाँ कैसे बनाएंगे, है ना। तो शोषण। इसके बाद भाई स्थानीय न्याय प्रणाली पर प्रभाव, ग्रामीण विवाद निपटान बदल गया, ठीक है। जो इन्होंने न्याय प्रणाली अपनाई वो भी अलग थी, बड़ी स्ट्रिक्ट न्याय प्रणाली अपनाई। किसान और किसान के बीच में भी आपस में संघर्ष हो जाता था कई बार, ठीक है, संसाधनों के लिए, ठीक है, स्थानीय संघर्ष दर्ज करने के लिए आपस में भी लड़ बैठते थे किसान, ठीक है। आर्थिक असमानता, मालदार व गरीब के बीच खाई और गहरी हुई, ठीक है। जिसके पास पैसा था वो और पैसे वाला हो गया, जो गरीब था वो और गरीब हो गया, ठीक है। खाई बढ़ती गई। निर्यात, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करने पर जोर था, ठीक है, कि यहाँ जो उगा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बेचो। खरीदने पे जोर नहीं था कि खरीदो, भाई पैसा होगा तब तो खरीदेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बेचते थे और बेच के फ़ायदा खुद रख लेते थे, हमें नहीं देते थे, ठीक है। फ़ायदा कमा के इंग्लैंड में पैसा ले जाते थे। अभी तो वो लोग इतने अमीर हो गए ससुरे, नहीं तो हम थे सोने की चिड़िया, ठीक है। अगर गुलाम नहीं हुए होते तो आज हम होते सुपर पावर, ठीक है। बहुत पैसा था हमारे पास, सब लूट के ले गए। पहले इन मुसलमानों ने लूटा, फिर ईरानी, भाई लूट के इधर उधर अय्याशी करते और अफ़गानिस्तान भाग जाते, ठीक है, युद्ध लड़ते, ईरान भाग जाते, मुस्लिम देश भाग जाते पैसा ले लेके, ठीक है। ये लूट पाट के ले गए। फिर अंग्रेज़ आए, ये अंग्रेज़ ले गए। उससे पहले भी बहुत बार लूटे, आक्रमण करा हैं। हाँ, तो ब्रिटिश बाज़ारों के लिए निर्यात को प्राथमिकता दी गई, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करते थे।
इसके बाद भाई सांस्कृतिक प्रभाव भी हुए, सामाजिक व सांस्कृतिक रीतियाँ भी प्रभावित हुई, रोजगार की संरचना बदल गई, स्थायी खेती से अस्थायी श्रम की ओर झुकाव हो गया। ठीक है, स्थायी कृषि होती थी पहले। फिर किसान की असुरक्षा, बाजार व कृषि नीतियों से असुरक्षा का भी विवरण है। ठीक है, मतलब कि वो सिक्योर नहीं थे। इसके बाद भाई स्थानीय विरोध की भी विविधता, कि अलग अलग जगह पे अलग अलग विरोध होता था, प्रतिरोध के रूप विविध और क्षेत्रीय थे। ठीक है, लोग जो छेड़ देते थे ना युद्ध और ये सब विरोध कर देते थे, अलग अलग जगह पे होता था, अलग अलग तरह का होता था। उसके बाद भाई एक चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट श्रम, कुछ जगहों पर अनुबंधित श्रम का प्रचलन था। ठीक है, कि हमने तुम्हें इतने पैसे दे दिए हैं, अब तुम हमारे गुलाम हो गए। ठीक है, हम जो कहेंगे वो उगाओगे। ठीक है, हम जो कहेंगे उतना काम करोगे। हमने तुम्हें 5,000 रुपये दे दिए, अब तुम 1 साल के लिए हमारे। ठीक है, तो किसानों के बीच में और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे के खरीद लूँ और तुम्हें अपना गुलाम बना लूँ। ठीक है, जो मैं कहूँगा वही करेगा। ठीक है, जब मैं कहूँगा तभी खाएगा, जब मैं कहूँगा तभी पिएगा, एक तरीके से इस तरह का। ठीक है, समझ गए ना। इसके बाद भाई जलवायु आधारित संकट, कहीं कहीं भाई सूखा पड़ जाता, कहीं कहीं बाढ़ आ जाती, इसके लिए कोई उपाय नहीं था। किसानों को तो उतना टैक्स देना ही देना है, चाहे उनके ऊपर कुछ भी मार पड़ जाए मौसम की। ठीक है, इसके बाद भाई फसली चक्र बदलना, पारंपरिक फसलों के चक्र पर प्रभाव पड़ा। अब वो अपने तरीके से उगाते होंगे, इन्होंने कहा कि बदल बदल के उगाओ। ठीक है, तो बदल बदल के उगाते थे, या कहीं पे करते थे कि सिर्फ यही फसल चाहिए वही उगाओ बस। ठीक है, तो ऐसे फिक्स नहीं था सिस्टम। स्थानीय बाज़ारों का पतन हुआ, छोटे बाज़ार कमज़ोर हो गए और बहुत सारे तो बंद ही हो गए। ठीक है, इस व्यापारिक मिडल मैन यानी कि जो बीच का होता था, बिचौलिया का प्रभाव बढ़ता गया। ठीक है, दलाल होते थे जो बीच के, है ना, दलालों का दबदबा बढ़ता गया। ठीक है, उद्योगों का भी विनाश हुआ, जो हमारे लोकल थे। स्थानीय कुटीर उद्योग पर विदेशी प्रतिस्पर्धा का असर पड़ा। विदेशी जो प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था, उनसे हम टक्कर नहीं ले पाए। ठीक है, और हमारे बाज़ार मर गए। ठीक है, हमारे जो लोकल थे वो मर गए, हाथ का जो काम था हमारा। खेती के नए स्वरूप हुए, परिसंपत्ति केंद्रित खेती का उदय हुआ। कृषि नीति निर्धारण, स्थानीय के बिना ऊपर से नीतियाँ ना लागू करी गई। अब हर जगह की अलग अलग जलवायु होती है भारत में। ठीक है, हर जगह अलग अलग, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या करा, एक जैसी नीतियाँ हर जगह लगा दी। ठीक है, कि यहाँ भी तुम्हें इतना ही उगाना है, यहाँ भी उतना ही उगाना है, यहाँ पे जो जहाँ पे उगने लायक नहीं भी था वहाँ भी उगवाते थे। बेवकूफ़ भी थे थोड़े। ठीक है, कृषि व व्यापारी संघ, कुछ संगठन भी बने, समूहों का भी उदय हुआ। ठीक है, और उनकी भूमिका भी बहुत रही। ठीक है, आंदोलन वगैरह में। नैतिक व सामाजिक प्रश्न, शोषण और नीति नैतिकता पर आलोचना। ठीक है, शोषण होता था। इसके बाद भाई 1857 में तुम्हें पता है क्रांति छिड़ गई थी, 1857 की क्रांति। तो भाई इसके बाद क्या करा, अंग्रेज़ों ने और सख्त नियम बना दिए। ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने और सख्त नियम बना दिए, ऐसे ऐसे बना दिए कि भाई अब कोई भारतीय क्या कहते हैं हथियार नहीं रख सकता, अंग्रेज़ रख सकते हैं बस। जो प्रेस थे, प्रेस बोले तो जहाँ पे अखबार वगैरह छपते हैं, वहाँ पे रोक लगा दी कि भाई तुम जो मर्जी होगा वो नहीं छापोगे। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट अलग अलग है। ठीक है, तो भाई 1857 और 59 की घटनाओं का कृषक समाज पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये जो क्रांति वगैरह हुई थी। उपनिवेशीकरण का दीर्घकालिक प्रभाव हुआ, सामाजिक आर्थिक संरचना में लंबे बदलाव आए। ठीक है, सामाजिक मतलब जानते हो ना, जो समाज में जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, और आर्थिक पैसे से रिलेटेड वाली चीज़। ठीक है ना। किसान व्यापारी संबंध, किसानों और व्यापारियों के रिश्तों में बदलाव आए। ठीक है, स्थानीय कृषि के स्रोत घटे, पारंपरिक जीविका विकल्प सिकुड़ गए। ठीक है, प्रशासनिक रिपोर्टें, अध्याय में प्रशासनिक रिपोर्टों का हवाला मिलता है। ठीक है, जो ये लोग अंग्रेज वगैरह थे
ये रिपोर्ट भी छापते थे, ठीक है, कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसका भी जिक्र है इस चैप्टर में, ठीक है। किसानों की सामूहिकता प्रभावित हुई, सामूहिक भूमिकाएं कमज़ोर हुई। पहले किसान मिलजुल के रहते थे, लेकिन इनकी वजह से क्या हुआ, कमज़ोर पड़ते गए, कमज़ोर पड़ते गए, गरीब करते जा रहे थे ना इन्हें। नगदीकरण का प्रभाव हुआ, नगदी अर्थव्यवस्था ने जीवन शैली बदली। नगदी फसल उगाते थे जिससे भाई तुरंत पैसा मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बेशक उसका ज़मीन पे प्रभाव कुछ भी हो, ठीक है, मेहनत कितनी लगती हो, ठीक है। ये फसलें होती थी जल्दी हो जाती थी और पैसा बड़ा ज़्यादा देती थी, ठीक है। वन और चरागाह नियंत्रण, साझा संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ा, ठीक है। अब ये जो वन वगैरह थे इस पे नियंत्रण कर लिया। जो चराने वाली भूमि थी, जो हमारे पशु धन है, गायें हैं, भेड़ें हैं, बकरी हैं, उस पर भी कब्जा कर लिया। कानूनी दबाव व बेदखली, कर्ज व कानूनी प्रक्रियाओं से बेदखली बढ़ी, ठीक है। किसानों की आर्थिक निर्भरता, व्यावसायिक हितों पर निर्भरता बढ़ी। क्षेत्रीय विविधता, परिवर्तन सभी जगह एक जैसे नहीं थे, ठीक है, क्षेत्रीय भिन्नता थी। कृषि प्रबंधन का केंद्रीकरण, फैसले ऊपर से लिए जाते थे, ठीक है, और दलाल उसे लागू करते थे और किसान पे लागू करते थे, ठीक है। लोकल जो रीति रिवाज थे उस पर भी असर पड़ा, ठीक है। कृषि स्थानीय रीति प्रभावित हुई, ठीक है। कृषि संबंधी जो नीतियाँ थी वो प्रभावित हैं। भाई दिमाग खोलोगे तो समझ में आएगा। आर्थिक नीतियाँ जो थी वो प्राथमिक थी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात होना चाहिए, ये उनका प्राइमरी फोकस था, ठीक है। खरीदने पे जोर नहीं था और लाभ होना चाहिए कैसे भी हो, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा की कमी, संकट में सामाजिक सुरक्षा तंत्र कमज़ोर था। ये जो हमारे जो बड़े मिलजुल के रहते थे ना, इस पे भी प्रभाव पड़ा। भाई गरीब हैं तो मिलजुल के तो ना रह पाएंगे, वो तो सोचेंगे भाई हम जिंदा कैसे रहें, किसी का ले के कैसे ले लें हम जो हम जिंदा रह पाएँ, है ना। कोई मान लो भूखा अगर मर रहा हो तो वो तो यही सोचेगा ना मैं जिंदा कैसे रहूं। बेशक उसे किसी को मारना पड़ जाए तो वो अपने ज़िंदा रहने की सोचेगा ना, है ना। तो इन ऐसे कर दिया अंग्रेज़ों ने कि हम और कमज़ोर हो गए, ठीक है। तो भाई क्षेत्रीय उत्पादन शैली में भी परिवर्तन हुआ। कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट नगदी फसलों को अंगीकार किया कि भाई यहाँ पे नील उगाई जाएगी, बिहार में नील उगाओ सारे, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ उगाओ, यहाँ पे कपास उगाओ। महाराष्ट्र वगैरह में कपास उगाने पे जोर देते थे, मद्रास वगैरह में, ठीक है, फिक्स कर दिया, ठीक है। भूमि रूपांतरण का भी विवरण, भूमि उपयोग के नए रूप और उनके प्रभाव के भूमि का इस्तेमाल कैसे होगा। किसानों का सामाजिक आर्थिक पतन होता गया, ठीक है, भाई वो गरीब भी होते गए और सामाजिक रूप से भी कमज़ोर होते गए, ठीक है। इसके बाद प्रतिरोध भी हुए और अनुकूलन दोनों कुछ किसान विरोध हुए, किसानों ने विरोध करा, ठीक है, विद्रोह करा, कुछ ने नए तरीके अपनाए, ठीक है। तो भाई इस पाठ में क्या है, इसमें यह है कि उपनिवेशिक नीतियों की वजह से जो गांव का जीवन था वो कैसे कैसे बदला, ठीक है। और इससे हमें सबक क्या मिलता है कि नीति निर्धारकों के लिए, मतलब कि जो हमारे स्थानीय जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अगर उस पर लोगों ने कब्जा कर लेंगे ना तो हमारी पूरे देश का ढांचा, पूरी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। क्योंकि पहले तो सारे लोग, ज़्यादातर 99% लोग गांव में ही रहते थे, शहरीकरण हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो भाई अगर कब्जा कर लेंगे गांव की अर्थव्यवस्था पे तो भाई क्या रह जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा पूरा देश, ठीक है। तो भाई आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया हमारा देश और सामाजिक रूप से, ठीक है। दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता आ गई, ठीक है। लंबे टाइम तक हम गरीब हो गए और लंबे टाइम तक ही हम कमज़ोर हो गए। आपस में हम जो हमारी मेल जोल था, ठीक है, त्यौहार वगैरह हम मनाते थे मिलजुल के, ठीक है, मिलजुल के रहते थे, ठीक है, ये सब कमज़ोर पड़ गया। इससे हमें यही पता चलता है कि उपनिवेशिक कृषि नीतियों ने भारतीय ग्रामीण परिदृश्य में बहुत सारे बदलाव करे, ठीक है, गाँव के जीवन में।
तो ये चैप्टर तुम्हारा कंक्लूड हो गया चैप्टर। अब ये जो इसके पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले तुम क्या करोगे, पहले इस चैप्टर को पूरा दोबारा पढ़ोगे किताब के हिसाब से, ठीक है, एक एक लाइन। एनसीईआरटी की महत्ता तुम्हें पता है ना, बहुत ज़्यादा है, तो एक एक चीज़ पढ़ोगे तो अब तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। मैं तुम्हें क्यों कराता हूँ, मैं तुम्हें अगर ये रीडिंग मरवाऊँ ना तब भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन अब तुम अगर इसे पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो तरीका यही है, मैं तुम्हें मेन आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। लगभग मैं तुम्हें 50% दे देता हूँ आइडिया, 50% तुम्हारा जो गैप रह जाता है ये तुम पढ़ के पूरा करोगे, लिंक जोड़ोगे। जो मैंने बातें बताई है ना वो उससे रिलेटेड तो तुम कोई बात पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगी, ठीक है। तो ये नील वगैरह है इसमें, ठीक है। और नील की खेती कैसे होती थी ये नहीं बताया ना मैंने, नील की खेती कैसे होती थी ये तुम्हें पढ़ के ही पता चलेगा, ठीक है। और समस्याएं क्या क्या थी, खेतों पर समय, मतलब मेन आइडिया जो था मैंने तुम्हें बता दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाभ था, ज़्यादा से ज़्यादा उनका एक्सपोर्ट करने पर जोर देते थे। और इसमें कुछ कुछ शब्द भी हैं, ठीक है, जैसे रेयत है, रेयत का मतलब किसान होता है, ठीक है। और रेयती का मतलब रेतों की ज़मीन पर खेती, ठीक है। तो ये सारे शब्द तुम्हें इस चैप्टर को तुम पढ़ोगे अच्छे से, पढ़ लोगे फिर समझ लोगे, फिर इस क्वेश्चन आंसर पे आओगे बाद में, ठीक है। फिर इस चैप्टर में जो जो शब्द हैं उससे रिलेटेड ही सारे हैं, तब इसका जवाब दोगे, ठीक है। जवाब नहीं मिलेगा तो दोबारा खोजोगे चैप्टर में, ठीक है। ऐसे क्या होता है, दिमाग जो हमारे न्यूरल पाथवे होते हैं, हमारे दिमाग में रास्ते बने हुए हैं, तो जितना तुम इधर उधर दिमाग दौड़ाओगे, अब मैं तुम्हें रेडीमेड बना के दे दूँ, ये रहा प्रश्न ये रहा उत्तर, चाहते तो ये प्रश्न दिए हुए हैं इन्होंने, उत्तर भी लिख देते। एनसीईआरटी की किताब में कभी भी उत्तर नहीं लिखे रहते, मैथ वगैरह की में लिखे रहते हैं, लेकिन सिर्फ उत्तर लिखा रहता है फाइनल, उसका स्टेप नहीं लिखा रहता है कि कैसे कैसे हुआ। क्यों नहीं लिखे रहते हैं, कभी सोचा है? इसीलिए नहीं लिखे रहते हैं कि तुम चैप्टर पढ़ो और तुम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही लिखा था ना थोड़ा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करोगे तो ही तुम्हें आएगा, नहीं तो उन्हें क्या है, एक किताब और छाप दे उत्तर की, है ना। तुम उन्हें ये चाहिए पहले तुम चैप्टर पढ़ो समझो, फिर इस क्वेश्चंस पे आओ, जवाब दो, जो किस क्वेश्चन का जवाब ना मिले उसको दोबारा खोजो, दोबारा खोजने से तुम्हारा जो जो गैप रह गया है वो पूरा हो जाएगा। अब तुम्हारा ये चैप्टर पूरा हो गया है ना, ऐसे करने से। तो तुम्हें आज भी यही करना है, जो काम मैंने तुम्हें कल दिया था वो सेम है, बस तुम बदल के करोगे कुछ, ठीक है। रोज़ रोज़ एक ही नहीं लिखना है, माई नेम इज़ ये, माई नेम इज़ वो, ठीक है। इससे आगे भी बढ़ना है, मुझे क्या क्या पसंद है, ठीक है। मैं भाई और लिखो, मैं आगे क्या बनना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा क्यों बनना चाहता हूँ, मेरे को पढ़ने में मन नहीं लगता है तो मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरे को पढ़ने में मन लगे, ठीक है, ठीक है। मेरे को क्या पढ़ना अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, अलग अलग बातें लिखो भाई। माई सेल्फ में सिर्फ यही नहीं होता है मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है, मैं इतनी कक्षा में पढ़ता हूँ, यही नहीं है, दुनिया भर की बातें लिखी जा सकती हैं, ठीक है। माई सेल्फ में मैं ट्यूशन जाता हूँ, मेरे को ये कमियाँ लगती हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ भैया को ये बात बोल देना पर मैं बोल नहीं पाता हूँ, ठीक है, एक दिन मैं बोल दूँगा, ऐसी सी बातें लिखो। कुछ भी लिखो यार, तुम्हारा दिमाग खुलना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम्हारी राइटिंग स्किल्स डेवलप हो, ये सब करोगे तुम्हारा वाला काम, ठीक है। ये करने के बाद फिर ये चैप्टर को पढ़ोगे पूरा समझते हुए, रीडिंग नहीं मारनी है, समझना है, समझोगे, फिर प्रश्न उत्तर दोगे, जो प्रश्न उत्तर तुम्हें ना मिले उसको चैप्टर में खोजोगे, चैप्टर में से फिर भी ना मिले चैट जीपीटी पे खोजोगे, यूट्यूब पे खोजोगे, गूगल पे खोजोगे, कहीं पे भी खोजोगे, ठीक है। बस तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगला चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर तुम्हारी इतिहास की किताब तो हो ही जाएगी कम से कम, है ना। पेपर कब है तुम्हारा?